नमस्कार। कामयाब इंडियन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे थे, जनन तंत्र की बात कर रहे थे, मानव में जनन तंत्र की बात कर रहे थे कि क्या किन किन स्टेपों से होके हम इन जनन तंत्रों में गुजरेंगे। आज देखने जा रहे हैं जनन तंत्र। अपना कौन कौन से टॉपिक हो गए। एक तो हो गया कौन सा, कोशिका, कोशिका विभाजन किया। दूसरी बात हार्मोन्स का टॉपिक किया। आज अपना कौन सा चलेगा, जनन तंत्र का। आज जनन तंत्र की बात कर रहे हैं तो इसको समझते हुए चलना है। दूसरी बात, आपको हमारी टेक्निकल टीम की ओर से फ्री प्रोवाइड कोर्स और वीडियो अच्छे नोट्स दिए जा रहे हैं, तो इनका लाभ उठाए और लाइक और शेयर करें। अब बात कर रहे हैं अपन जनन तंत्र की। पहली चीज, हाँ इधर देखो, जनन तंत्र मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, आज फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं। जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहली चीज, मैंने जनन तंत्र की बात की किस किस में। मैंने जनन तंत्र को तीन भागों में बांटा, उसमें अलैंगिक जनन की बात कर ली, अपन ने कायिक जनन की बात कर ली, और किसकी, लैंगिक जनन की बात कर ली। अब अलैंगिक जनन में तो ये होता है, अलैंगिक जनन में स्वयं एक कोशिका के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है। जैसे कि मैंने बात की विखंडन विधि, मुकुलन विधि, पुनरुद्भवन, खंडन और बीजाणुजन में जनन होता है। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल दे दिए। कायिक जनन की बात करें तो कायिक जनन के बारे में बताया, यह जड़, तना और पत्ती आदि के द्वारा होता है। अब किस तरीके से होता है कि मान लो कि किसी कोशिका में जनन की क्षमता पाई जाती है, मान लो किसी जड़ में पाई गई, या पत्ती की बात करें पत्ती में या टहनी में। यदि उसको पेड़ से काटा गया, काट के दूसरी जगह स्थापित किया गया, तो वह पूर्णतः एक वृक्ष का निर्माण कर लेगी। यानी उसमें जनन हुआ, यानी एक टहनी ने ही अपने जैसा दूसरी संतति का निर्माण कर लिया, अपने जैसी दूसरी संतति बना के नए वृक्ष का निर्माण कर लिया। तो ये कौन सा हो गया, कायिक जनन। जबकि अलैंगिक जनन में क्या हुआ कि एक कोश के जीवों के द्वारा हुआ, और ये एक कोश के जो जीव होते हैं ये अपनी शाखा को या कुछ ऐसा डिवाइडेशन नहीं करते हैं, ये अपने एक कोश के जीव या तो केंद्रक में वृद्धि करके क्या करेंगे, अपने एक कोश के जीव को बहुकोशिकीय या द्विकोशिकीय जीव में परिवर्तित कर देंगे, या फिर अपने शरीर की एक कोशिका में वृद्धि करके उसके टुकड़े होने पर नए जीव का निर्माण कर लेंगे। या कह सकते हैं पुनरुद्भवन में इनमें क्या होगा कि एक जीव होता है, वो अपने टुकड़े कर लेता है, एक कर ले, दो कर ले, तीन कर ले, चार कर ले। यदि वो टुकड़े करके उन जितने टुकड़े हुए हैं उनसे वापस उसी शरीर का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो इसे ही कहते हैं पुनरुद्भवन। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था छिपकली का, छिपकली में का एग्जाम्पल छिपकली में जनन की तौर पे नहीं दे रहा, मैं इस तौर पे दे रहा हूं कि छिपकली की जब पूंछ कट जाती है तो पुनरुद्भवन करके अपनी पूंछ को वैसी की वैसी निर्माण कर लेती है। उसी प्रकार समझे तो जनन की बात कर रहे हैं कि जनन में जैसे कि एक कोशिका टूटी और वह अपने जनन क्रिया करके नई कोशिका का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ये होगा अलैंगिक जनन में। कायिक जनन की बात कर ली, अब बात कर रहे हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन। पहली बात, जनन को तीन भागों में बांटा गया, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन दो प्रकार से होता है। पहली चीज, इनमें इन दोनों में क्या विभाजन चलता है, समसूत्री व असूत्री विभाजन होता है। जबकि इस जो लैंगिक जनन है इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रियाएं चलती हैं। मैंने कहा था आपसे जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की क्या चलती हैं, क्रियाएं चलती हैं। इसमें एक कोशिकीय जीव या कोशिका अपनी खुद से नई संतति का क्या करेगा, निर्माण करेगा। जबकि इसमें मादा व जनन अपने अंडाणुओं को मिलाकर निषेचन की प्रक्रिया के दौरान अपनी संतति का निर्माण करेंगे। इतने पॉइंट क्लियर।
अब समझते हैं कि लैंगिक जनन में के क्या होता है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन की बात करेंगे, जंतुओं की बात करेंगे, तो मैंने कहा लैंगिक जनन किस में होता है, एक तो नर में और एक मादा के, दोनों के क्या संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन, निषेचन कहते हैं। दोनों की प्रक्रिया यानी संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब परिभाषा बनाए या जनन की परिभाषा बनाए तो क्या होगी, जनन यदि कह दे कि जनन किया जाए या फिर इसी का दूसरा नाम प्रजनन किया जाए, दोनों सेम ही हैं, जनन या प्रजनन, यानी अपनी जैसी जाति या, अब मैं परिभाषा लिखा रहा हूं, अपनी जैसी जाति संतति को जन्म देना ही समझ में आया। मान लिया फ्लाइट में बहुत सफर हुआ था, लेकिन बात कर रहे हैं अपन जनन टॉपिक की। जनन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो नर जनन और एक मादा जनन। अब मैं बात कर रहा हूं एक एक की, पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें अपन को एक स्टेप वाइज स्टेप चलना है, एक एक नाम को समझना है, क्योंकि नाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी ग्रंथियों से क्वेश्चन आते हैं, किस ग्रंथि का क्या कार्य है, यह ग्रंथि किस में पाई जाती है। आप नर जननांग की बात कर रहे हो तो नर में दोगे, मादा की बात कर रहे हो तो मादा में दोगे। अब मैं सारणी बना रहा हूँ, सारणी में जहाँ तक है शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट बिल्कुल लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे, वरना मैं एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक लिखा दूंगा, सारणी को स्किप कर दूंगा। तो ये ध्यान से और समझने के लिए बना रहा हूँ। तो मुझे लगा पीछे बातें हो रही है कि मैं फ्लाइट में ऐसे गई थी, नीचे देखा था, तो ये ध्यान रखना, यहाँ निकाल दूंगा फिर ये बातें। जनन की, अब जनन पढ़ रहे हैं किसमें, बात करेंगे नर में। अब नर में मैंने कहा कि नर में क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। कितने जोड़ी, एक जोड़ी वृषण, यानी कितने वृषण, दो वृषण। चीज समझ में आई। दूसरी बात करते हैं नर के वृषणों की, तो इनको कई भागों में बांटा गया, जिनको अपन सारणी के द्वारा समझेंगे। पहली चीज कि बात कर रहे हैं किसकी, वृषण की। वृषण की बात करें तो अपन इसमें वृषण की बात कर रहे हैं तो इनके क्या ले लेते हैं, सहायक जन्नांग ले लेते हैं कि इसमें कौन कौन सहायता करता है। तो सहायक जन्नांग, जन्नांग कौन से हैं, पहली चीज कि इसमें क्या पाए जाएंगे, जैसे कि मैं कहूं वृषण की, मैंने बताई वृषण कोष। दूसरी बात करेंगे अपन की, इसमें वृषण नलिकाएं पाई जाती हैं। इनकी एक एक बात करेंगे, लेकिन अपन सहायक जन्नांगों की बात करें तो इनमें ग्रंथियों की ले रहा हूं मैं। पहली की योनि, ग्रेवा कहते हैं। दूसरी बात करें इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, एक काउपर, क्या होती है बिल्कुल समझेंगे। प्रोस्टेट क्या होती है, ये ग्रंथि सहायक जन्नांग में कैसी होती है, इनकी एक एक की चर्चा करेंगे। लेकिन नाम दिमाग में आपके छप जाना चाहिए कि आखिर काउपर और प्रोस्टेट ग्रंथि कहां पर होती है या किस किन में होती है, कौन से जन्नांगों में होती है। बात करूं कि काउपर ग्रंथि की, यह कुत्ते में अनुपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट ऐसे आ जाता है जब अपन पढ़ रहे हैं मानव की, लेकिन आपको क्वेश्चन घुमाना हो, यदि एग्जामिनर आपसे पूछना ही नहीं चाहता कि आप जनन ग्रंथियां बताओ, हमें हमें ये बताओ आप कुत्ते में कौन सी ग्रंथि अनुपस्थित होती है, फिर आपको देना पड़ेगा काउपर ग्रंथि। आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी आपको यदि पूछा जाए कि कुत्ते में कौन सी ग्रंथि अनुपस्थित होती है, तो वो काउपर ग्रंथि आपको ऑप्शन में देनी पड़ेगी। तो ये क्या होती है, कुत्ते में अनुपस्थित, अनुपस्थित।
लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी, मानव की। तो क्वेश्चन के तौर पे यदि जंतुओं में पूछे तो जंतुओं में ये ग्रंथि अनुपस्थित होती है। सहायक जननांग की बात करें तो एक तो होती है, जो मानव की बात कर रहे हैं, वृषण की बात करें तो एक बात करेंगे अपन एक एक टॉपिक के रूप में। क्या बात करेंगे, पहले तो हुआ मूत्राशय, कि मूत्राशय किस प्रकार इकट्ठा होता है, क्या होता है मूत्राशय, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे बात करेंगे कि शुक्राणु नलिकाएं, कि आखिर शुक्राणु नलिकाएं क्या होती है, क्या काम करती है। एक होगा इसमें शुक्राशय, कि शुक्राशय का क्या काम रहता है, ये आखिर जो वृषण है उसमें क्यों पाया जाता है। शुक्र नलिका की बात हुई, इसमें अधिवृषण पाए जाएंगे, उनकी बात करेंगे। अधिवृषण आखिर होते क्या हैं। मैं आपको सारणी के माध्यम से नामों का जिक्र कराना चाहता हूं, ताकि आप, मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम में ही आपको ये सारे समझ में आ जाए। जब मैं लिखाऊं तो आपको ये याद नहीं रहे कि हाँ ये अलग है वो अलग है, इसलिए नाम का जिक्र कर रहा हूं। अधिवृषण, बात करेंगे सीसन। इन नामों की एक डायग्राम के माध्यम से बात करेंगे, लेकिन नोट पॉइंट पहले ये डायग्राम बना लेना। अब आगे चलते हैं, चित्र के माध्यम से एक एक चीज को समझते हुए। ये चित्र समझ में आ गया तो आपके ये नर जननांग है ये पूरा समझ में आ जाएगा। एक माइनर छोटा सा क्वेश्चन इससे बाहर नहीं निकलेगा, पहले समझ लो। ये सारे नाम मैं लिखाने वाला हूं, आवाज मत करो बस। यदि तरीके से ही समझना है तो 1 मिनट दो मुझे। चित्र को समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब चित्र समझ में आ गया तो हर नाम हर तरीके से आप उसको तोड़ मोड़ के कर सकते हो, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा चित्र। जिसको चित्र समझ में आ गया 100% है, वो पूर्णतः इसमें कर पाएगा। देखो, मैंने बात की किसकी, दो वृषणों की। समझो ये क्या है, वृषण। मैंने कहा कितने जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी दो वृषण पाए जाते हैं, ये हैं वृषण। बात करें इनसे क्या निकलती है, वृषण नलिका यानी शुक्राणु नलिकाएं निकलती है। ये क्या कार्य करेंगी, शुक्राणुओं को कहां पर पहुंचाएंगी, सीसम तक पहुंचाएंगी, इसे कहते हैं सीसन। दूसरी बात करें कि ये क्या पाई गई, शुक्राणु नलिका। ये सारे वही नाम लिखाऊंगा मैं जो मैंने पहले लिख चुका हूं, क्योंकि इन नामों से आपको डिफाइन कर पाओगे कि हाँ ये काम ये करती है। ये क्या करेंगे, शुक्राणुओं का निर्माण होगा यहाँ पे। शुक्राणुओं के निर्माण के बाद में जब शुक्राणु क्या कहाँ पे खुलेगा, जो शुक्राणु नलिका सीसम में खुलेगी, पेनिस में खुलेगी, जब जाके शुक्राणु का स्खलन होगा। लेकिन सर मैं बात कर रहा हूं, मैंने दो ग्रंथियों की बात की, ये ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरी बात ये कर ली मैंने काउपर की। सर ये दोनों ग्रंथियां इसमें क्या कार्य करेंगी, मैंने बताया कि ये होता है क्या, मूत्राशय। इन दोनों चीजों का काम यही समझ लेना। इसमें क्या होगा कि यहां पर क्या पाई गई, दो किडनियां पाई गई।
इन किडनियों के ऊपर क्या पाया गया? एड्रिनल ग्रंथि। ये एड्रिनल ग्रंथि, ये किडनियां, ये ग्रंथियां, एड्रिनल ग्रंथियां पाएगी। ये तो क्या काम करेंगी? जीवन रक्षक हार्मोन की, आपातकालीन हार्मोन तथा कुछ हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनकी बात की थी मैंने। या एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि है। जबकि मैं बात कर रहा हूं किसकी? ये इसकी किडनी। ये दो किडनियां हैं, ये क्या होते हैं? वृक्क। इस डायग्राम के माध्यम से ही समझना, ध्यान रखना। अब बात करते हैं, मान लो अपने ब्लड में क्या हुआ कि ब्लड बह रहा है, इसमें पानी की मात्रा अधिक होगी। पहली चीज क्या करेंगी? जो किडनियां होती हैं ये अवशिष्ट को, पानी को वापस निकाल देती है, अमोनिया और इनको वापस अवशोषित करती हैं। किससे? ब्लड से। जब इनसे होके नलिकाएं गुजरी तो इन्होंने क्या किया? अवशोषण किया, जो अमोनिया का अवशोषण किया। अवशोषण करके ये नलिकाओं के माध्यम से कहां पर छोड़ देंगी? मूत्र का निर्माण हो जाएगा, यानी मूत्राशय में ये छोड़ देंगी। जब मूत्राशय ये स्टोरेज कर लेगा, इसमें नलिकाएं जाती हैं मूत्राशय में। यहाँ पर मूत्राशय होता है, मूत्राशय से नलिकाएं गई, नलिकाओं के रूप में सीसन पेनिस के द्वारा मूत्राशय से मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। अब समझो, मान लो वृषण के द्वारा मध्यकाल में आए, यदि मान लो कि वृषण के द्वारा शुक्राणुओं का भी निर्माण होगा और मूत्र का भी निर्माण हो रहा है। क्या शुक्राणु और जो मूत्राशय है, मूत्र, दोनों मिक्सर होके अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नहीं बन जाएंगे? क्या मूत्र शुक्राणुओं को अम्लीयता प्रदान नहीं कर देगा? मैं बात कर रहा हूं मूत्र किस प्रवृत्ति का होगा? अम्लीय। जबकि मैं किसकी बात करूं? शुक्राणु की। शुक्राणु किस प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय। यानी शुक्राणु की बात करूं, शुक्राणु क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। अब समझो इनका कार्य, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो समझ लेना। जब मूत्र बाहर की तरफ पेनिस से होके निकला तो इसमें क्या हो गया? पहली चीज, जो सीसन में ये दोनों नलिकाएं यहां पर मिलती है, यानी शुक्र नली भी यहां पर मिलेगी और मूत्राशय नली भी इसमें मिलती है। फिर दोनों का रास्ता क्या होता है? सेम होता है। जब मूत्र त्यागा तो मूत्र त्यागने पर जो ये रास्ता था वो किस प्रवृत्ति का हो गया? अम्लीय प्रवृत्ति का हो गया। जब ये अम्लीय प्रवृत्ति का हो गया तो शुक्राणु इससे निकलेंगे तो उन्हें भी क्या बना देगा? ये अम्लीय प्रवृत्ति का बना देगा। तो इस अम्लीय प्रवृत्ति को क्षारीय प्रवृत्ति करने के लिए जो काउपर ग्रंथि होती है, इससे एक श्लेष्मा या एक पदार्थ का स्रावित होता है। तो इस पदार्थ स्रावित होने पर तो इस जो पेनिस है इसको क्षारीय माध्यम प्रदान कर देता है। तो जो क्षारीय माध्यम प्रदान करता है वो किस ग्रंथि के द्वारा होता है? क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा हूं। क्षारीय पेनिस को क्षारीय माध्यम प्रदान करने वाली ग्लैंड कौन सी है? तो कौन सी हो गई? काउपर ग्रंथि। सर ये समझ में आ गया कि ये जब मूत्राशय के द्वारा मूत्र का विसर्जन होगा तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। जब मध्यकाल में आएंगे या फिर सेक्सुअल पोजीशन में आएंगे तो ये क्या नाम से? काउपर ग्रंथि एक्टिव हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी और एक तरल पदार्थ का स्रावित करेगी और स्रावित करने के बाद में ये पेनिस होता है वो क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। लेकिन सर ये प्रोस्टेट ग्रंथि, इसमें इसका क्या कार्य है? प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करेगी कि शुक्राणु जब एक बार वीर्य का स्खलन किया जाता है तो लगभग 100 से 200 मिलियन शुक्राणु क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। जब 100 से 200 मिलियन शुक्राणु बाहर निकलेंगे, जब वो मादा की योनि में क्या किए जाएंगे? स्खलन उनका होगा, तो उनको गति करने के लिए कौन सी क्या चाहिए? गति करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, क्षारीय माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? इन शुक्राणुओं की गति के लिए एक तरल पदार्थ को स्रावित करती है। शुक्राणुओं की बात करें 70%
यानी 70% तो क्या होते हैं शुक्राणु, जबकि जो वीर्य का 30% भाग होता है वो क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया गया पदार्थ होता है। कहने का मतलब क्वेश्चन आए कि जब पेनिस को क्षारीय माध्यम प्रदान करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है, तो काउपर ग्रंथि। शुक्राणुओं को गति करने के लिए एक तरल पदार्थ को स्रावित करती है, उस ग्रंथि का क्या नाम है, तो कौन सी होगी प्रोस्टेट ग्रंथि। बात करें किसकी शुक्राशय की, यहां पर क्या होगा शुक्राशय होगा। यानी शुक्राशय मतलब वृषण ने किसका निर्माण किया शुक्राणुओं का निर्माण किया, इसमें शुक्राशय में आकर ये क्या हो गई इकट्ठे हो गई। इकट्ठे मतलब कि ये लगभग 75 दिन तक क्या रहते हैं मनुष्य के शरीर में जीवित रहते हैं। मैं आपको इस डायग्राम में कम से कम 30 क्वेश्चनों का सार दे रहा हूं, यदि समझ में आ जाए तो और निकाल पाए तो। यानी 75 दिन तक क्या करेंगे शुक्राणु इसमें जीवित रहेंगे, बाद में ये क्या होते हैं मृत हो जाते हैं। अब बात कर रहा हूं शुक्राशय की। अब आपसे पूछ लिया जाए, चलो मैं बताता हूं शुक्राशय में क्या होते हैं शुक्राणु स्टोरेज हुए। अब इनको क्या करते हैं शुक्राणु स्टोरेज होने के कारण संचय होने के कारण इनको पोषण प्रदान किया जाता है। यानी एक फ्रक्टोज फ्रक्टोज शर्करा के माध्यम से इन्हें क्या किया जाता है पोषण प्रदान किया जाता है। तो ये क्या करते हैं 75 दिन तक तो जीवित रहते हैं, इसके बाद इनकी क्या हो जाती है निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाते हैं और वापस इनका क्या हो जाता है अवशोषण हो जाता है और वापस पुनः निर्माण होता है। लेकिन बात कर रहे हैं वृषण की, तो वृषण में तो 75 दिन तक लगभग जीवित रहते हैं। बात करें मादा के गर्भाशय की, तो मादा के गर्भाशय में 1 से 2 दिन तक, यदि ओवरऑल बात करें तो 2 दिन तक ये क्या रहते हैं जिंदा रहते हैं, 2 दिन के बाद में निष्क्रिय हो जाते हैं। क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित पदार्थ है और जो शुक्राणुओं की क्षमता होती है उससे केवल 2 दिन तक ही जीवित रह पाते हैं। क्योंकि समझो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि वहां पर पोषण प्रदान तो इनका नहीं हो सकता, क्योंकि ये पोषण प्रदान नहीं करते। इनमें जो गति होती है जो क्षमता होती है उनका उपयोग केवल केवल 2 दिन तक कर सकते हैं। जबकि यहां पर 75 दिन तक क्यों जीवित रहेंगे, क्योंकि बात कर रहे हैं अपन शुक्राशय की। शुक्राशय इनको क्या करेगा पोषण प्रदान करेगा। अब आपसे आ जाए फ्रैक्टोज शर्करा का के द्वारा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान होता है। ऑप्शन ए शुक्राशय में या शुक्राणु नलिका में वृषण में, और ऑप्शन बी काउपर ग्रंथि में। तो आपको ऑप्शन करना पड़ेगा शुक्राशय में। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं आपको कि जो वृषण है, वृषण सर्वप्रथम जो शुक्राणुओं का स्खलन करता है कौन सी नलिका में करेगा, किसमें करेगा शुक्रवाही, किसमें शुक्राणु नलिका में या शुक्रवाही का। दूसरी बात करूं प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में इनकी संख्या कितनी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड एरी इनकी संख्या 2 होती है। मैं यही पूछना चाह रहा था, क्वेश्चन सुनो। 30% तो इनके जो पदार्थ स्रावित किए जाते हैं वो तरल पदार्थों का मैंने परसेंटेज बताया है, जबकि संख्या प्रोस्टेट ग्लैंड की भी कितनी होगी 2 होगी, जबकि काउपर ग्रंथि की भी कितनी होगी 2 होगी। कार्य के आधार पर बात करें, जो काउपर ग्रंथि है ये जो अम्लीय माध्यम है उसको क्षारीय माध्यम करने का काम करती है, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या करती है शुक्राणुओं को एक तरल माध्यम के रूप में गति करने के लिए गति प्रदान करती है कि तरल माध्यम में शुक्राणु गति कर पाए। अब आपसे वही बात करने जा रहा हूं। पहली बात ये लिखना है आपको, चित्र ड्रॉ करना है। अब तीसरी बात मैं यहां करने जा रहा हूं। मैंने कहा शुक्राणु होता है, जो शुक्राणु होता है
आप बताना। फ्लाइट। शुक्राणुओं का एक क्रोमोसोम भाग है, वो कौन बनाता है? कौन सा कोशिका अंग बनाता है? इंटेलिजेंट हो गए, गिनती में मत आओ आप। मैंने कहा शुक्राणु का जो क्रोमोसोम पार्ट होता है, एक क्रोमोसोम होता है, वो कौन बनाता है? गोल्जी का। इसको यहां भी लिख लेना ताकि आपके ध्यान आए। यह लिख लो, चाहे ये लिख लो, हिंदी मेरी अशुद्ध है, साइंस वालों की सबकी होगी। एक चीज अब मैं बात कर रहा हूं, सुनो, इधर आ जाओ। मैं बात कर रहा हूं शुक्राणु का एक तो होता है, मैंने जो पार्ट बनाया इस तरीके से संख्या है, संख्या में 100 से 200 मिलियन तक संख्या होती है। लेकिन जब इसको अपन किस में देखेंगे? माइक्रोस्कोप में, कि आखिर यह किस तरीके से गति करता है, आखिर इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्यों गति करने में सक्षम है, तो उसकी चर्चा करेंगे अपन। जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो मैंने इस तरीके से कुछ पार्ट बताया आपको, समझ में आया? इस तरीके से बताया। मैंने कहा ये क्या होता है? एक क्रोमोसोम। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, देखो इधर, मैं पूछूंगा भी। मैंने बताया अंडाणु की संरचना, अंडाणु की संरचना में कितने लेयर पाए जाते हैं? 2 लेयर पाए जाते हैं। बाहर के लेयर का क्या नाम है? अब सुनो, मेरे को समझाना था जो। अब ये क्या नाम से अंडाणु पाया जाता है? पहली चीज, ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम है, ये क्या करता है? ये अंडाणु को भेदने की क्षमता रखता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा, जो एक जो सी, पहले इसको पार्ट में डिवाइड करे तो ये सिर पार्ट, यानी इसे कहते हैं सिर। ये होता है मध्य पार्ट, मध्य पार्ट कहेंगे। और ये कौन सा होता है? पूंछ पार्ट, यानी टेल पार्ट, यानी पूंछ पार्ट। 3 भागों में डिवाइड कर लिया। अब आपसे पूछे कि सिर पार्ट में एक्रोसोम का कार्य क्या है, तो आप क्या बताओगे? यह अंडाणु को भेदने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। तो ये क्या करेगा? एक्रोसोम। दूसरी बात, इस एक्रोसोम का निर्माण किसमें होगा? गोल्जी काय में इसका क्या होगा? निर्माण होगा। तीसरी बात, जो मध्य पार्ट होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? ऊर्जा का निर्माण करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं। दूसरी बात, ये क्या करते हैं? मात्रक वंशागति की क्या करते हैं? मात्रक वंशागति करते हैं, यानी एक जीव से दूसरे जीव में प्रदान करते हैं। ये सारे कोशिका अंग जो मैंने कोशिका पढ़ाई, वो सारे चीजें यहाँ काम आएगी, लेकिन आपको पता होगा तो फिर कर पाओगे। अब मैं थोड़ी सी चर्चा, चलो माइटोकॉन्ड्रिया की भी कर लूं। पहली चीज, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको देखा किसने था? कोलिंकर नामक एक वैज्ञानिक था, इसने तो देखा था। जबकि खोजा किसने? अल्टमान ने खोजा था। इसमें इसकी बात, सॉरी, इसकी बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो सर्वाधिक संख्या होती है वो किसमें होती है? अमीबा में। जबकि मैं बात करूं सबसे कम संख्या किसमें होती है? चलो, मेरे 4 क्वेश्चन है, ये आपसे मैं कल चलूंगा ना, जब वापस पूछने में जाऊंगा। पहली चीज कि माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे बड़े आकार में, यानी सबसे ज्यादा संख्या किसमें पाई जाती है? पहला क्वेश्चन समझो, मैं कह रहा हूं ये सबसे पूछूंगा और पीछे की ज्यादा ध्यान रखना। पहली बात कि सबसे सबसे ज्यादा, ज्यादा तो किसमें पाए जाते हैं? सबसे कम किसमें पाए जाते हैं? और आकार की बात करूं, आकार में सबसे छोटे किसमें होते हैं और सबसे बड़े किसमें होते हैं? 4 क्वेश्चनों से आपसे जब मेरा मन करेगा जब पूछूंगा। आते हैं अपन यहाँ पे।
इसमें क्या पाया जाता है? वही केंद्रक पाया जाता है। एक्रोसोम की संरचना का निर्माण किसने किया? गोल्जी ने। केंद्रक पाए गए, माइटोकॉन्ड्रिया पाएगी, पुच्छ यानी पूंछपाट पाया गया। अब ये क्या होता है, इस कोशिका को क्या करता है, ये एक्रोसोम जो पार्ट होता है ये विभेदित करता है, यानी इसका भेदन का काम करता है। और ये क्या हो गया, जो एक्रोसोम ऊपर का जो ये पार्ट था ये क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। समझो मेरी बात, मैं आपको मिटालते हुए चलता हूं पर आप बना नहीं पाओगे फिर। इमेजिनेशन, ये पार्ट है, ये क्या हो गया, इसने क्या काम किया, भेदन का काम किया, अंडाणु को भेदा, इसका काम खत्म, ये नष्ट। ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। पूंछ की बात करें तो पूंछ क्या हो गया कि पूरे गर्भाशय में गति करते हुए अंडाणु को फेलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निर्माण हुआ, वहां तक इस शुक्राणु को क्या किया, इसने पहुंचा दिया। जब इसने शुक्राणु को अंडाणु तक ही पहुंचा दिया तो ये पूंछ पाठ का काम खत्म हो गया। आपको स्टेप वाइज स्टेप भी पूछा जा सकता है खतनों के अनुसार कि शुक्राणुओं का एक्रोसोम पार्ट कब फिनिश यानी कब समाप्त, टेल पार्ट का कार्य कब समाप्त, मिडिल पार्ट का कार्य कब समाप्त, इसमें क्या क्या। इसलिए मैं थ्योरी वाइज क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट कराना चाहता हूं, नहीं तो पॉइंट टू पॉइंट लिख देता तो भी आपके समझ में आ जाता, लेकिन चित्रों के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कभी कथनों के क्वेश्चन भी बने ना, कि कोई कहे कि मैं इस बात से क्या सहमत हूं या नहीं हूं, तो आप डायग्राम के माध्यम से सोच विचार करके आप उसे हाँ ना का जवाब दे सकते हो। आपको लाइन टू लाइन भी बोले तो आपको समझ में आ सकती है कि ये बोल रहा है, इसको पूछना चाह रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये पार्ट क्या होगा, जब भेदन किया ये पार्ट क्या हुआ, समाप्त हो जाएगा। पूंछ पाठ की बात करें, ये क्या करेगा, गति कराने का काम करेगा। जैसे कि ये शुक्राणु है, इसमें बता देता हूं, ये क्या पाए गए, इसके अंदर केंद्रक पाया गया। जब ये शुक्राणु क्या करेगा, गति करेगा, तो गति करते हुए जब अंडाणु तक पहुंचा तो ये टेल पार्ट क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब ये शुक्राणु अंडाणु को भेद देगा, एक बार शुक्राणु एक शुक्राणु के द्वारा जो सबसे प्रथम पहुंच गया, वो शुक्राणु अंडाणु को भेदने के बाद में दूसरा कोई भी शुक्राणु को कौन सी लेयर जाने नहीं देती, कोरोना रेडियोटा है। रुको एक बार मेरे पॉइंट पे आने दो। ये मैं कह रहा था पूंछ पाठ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसमें कौन कौन सी चीजें पाएगी, कोशिका अंगों की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया जो कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किस किस तरीके से एक शुक्राणु का निर्माण करेगा, इसकी स्टेप आगे बता रहा हूं। सिर्फ मैं एक स्टेज पे लेके चल रहा हूं ताकि आपको नाम, कार्य और इसके चीज के ये क्या है इसके बारे में पता चल जाए। फिर मैं आपको अंदर तक लेके जाऊंगा, इसके अंदर एक एक चीज की बात करूंगा खोल के कि इसमें कितने क्या पाए जाते हैं, कैसे किस कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण हुआ, कितनी देर तक कहां पर स्टोरेज रही और कब तक निकलेगा, ये चीजें बात करूंगा अभी मैं। पहली एक स्टेप थी कि ये जब शुक्राणु पहुंचा तो यानी ये क्या बचा, इसमें अंदर का यही बचा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया बच गए, केंद्रक बच गया, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव बच गया। कोशिका द्रव की खोज किसने की थी, पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने की। ये कोशिका द्रव जब कहां पे छोड़ दिया, सुनो, ये कोशिका द्रव अंडाणु में छोड़ने के बाद में ये अंडाणु मादा का और नर का, यदि ये दोनों अंडाणु को कहा निकाल लेता हूं मैं बाहर, ये कौन सा है, नर का, और ये मादा का, ये दोनों क्या थे, एन गुणित, दोनों क्या हो गए, एन गुणित। जब ये दोनों का क्या हुआ, संलयन हुआ, तो कौन सा बना, युग्मनज, युग्मनज बना, और युग्मनज से फिर धीरे धीरे क्या हो गया, शिशु का निर्माण हो गया। कोई प्रॉब्लम है? आओ चलते हैं, चलो आज इतना ही, कल पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सर ऑफ करो।